नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। अमेरिका ने ईरान के साथ डील कर ली। डील का क्रेडिट लेने का इंतजार करता पाकिस्तान इंतजार ही करता रह गया। देश में उद्धव के 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ डील कर ली। कहीं सरकारी बाबू करप्शन के साथ डील कर रहा है, कहीं पुलिस फर्जीवाड़े से डील कर रही है। लेकिन आपको खबरदार होकर यह याद रखना है कि सांसद विधायक टूटते जुड़ते रहेंगे, पार्टियों में बगावत अदावत होती रहेगी, वोटिंग क्रॉस वोटिंग होती आ रही है, चढ़ावे में चोरी और बड़ों तक जांच की आंच से दूरी बनी हुई है, सरकारी बाबू भ्रष्टाचार का कैश बटोरते रहेंगे। इन सब के बीच खड़ा आम आदमी पूछता है, कब तक खड़े रहेंगे किसी लाइन में? धक्का खाते हुए ट्रेन में, धंसती सड़क या गिरते पुल पर यह हाल बदलना जरूरी है, यह तस्वीर बदलना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के लिए झटके वाली खबर से खबरदार कर दें, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बार बार कांग्रेस खुद कभी आत्ममंथन करके मजबूती का दावा करती है, कभी इंडिया गठबंधन को ताकतवर बनाने की कोशिश करती है। लेकिन कांग्रेस का कुनबा है कि जितना समेटो उतना बिखरने लगता है। कांग्रेस के कुनबे में कलह है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले इस खबर का अखिल भारतीय रूप आपको दिखा दें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जिस टीएमसी के साथ मजबूती से अब जुड़ रही है, वो टीएमसी बगावत से उबर ही नहीं पाई है। संकट और बढ़ रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश की बारी आई, जहां कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा अधूरी जानकारी देने की वजह से खारिज हो गया। कांग्रेस ने बिना लड़े बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार को जीतने का मौका दे दिया। इसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए झटके की खबर आज आ गई, जहां उसके साथी उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 में से 6 सांसद बागी हो गए। और अब झारखंड, जहां इंडिया गठबंधन की ही सरकार है, वहां भी राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवार को जितवा नहीं पाई, क्योंकि दावा है कि आरजेडी और लेफ्ट के विधायकों ने कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ खेल कर दिया। झारखंड से आई इस खबर को समझिए और समझिए कि कांग्रेस जितना अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करती, उससे ज्यादा फिसल जाते हैं। झारखंड राज्यसभा चुनाव में आज बड़ा उलटफेर हुआ है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव में एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम ने जीत दर्ज की है। तो एक सीट पर जेएमएम की जीत तय थी। दूसरी सीट के लिए एनडीए के सपोर्ट वाले नाथवानी और कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के बीच मुकाबला था। लेकिन यहां इंडिया गठबंधन में क्रॉस वोटिंग की वजह से एनडीए के समर्थन वाले नाथवानी 28 वोट पाकर जीत गए और कांग्रेस उम्मीदवार को 20 वोट मिले और वो हार गए। अब झारखंड के लिए कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन न करने के लिए आरजेडी और लेफ्ट को साफ तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। जेएमएम और कांग्रेस इंटैक्ट है। जेएमएम का 34 एमएलए है, 34 में 30 जेएमएम कैंडिडेट को दिया, 4 हमको दिया। कांग्रेस का 16 एमएलए 16 वोट दिया, उसलिए हमको 20 आया। सो जेएमएम कांग्रेस इंटैक्ट है, उसमें कोई बुराई नहीं। तो कौन, आरजेडी या माले, आपको किस पे ज्यादा शक है? ब्लैक शिप कौन है? Who is the black sheep? क्लियर, हम एग्जामिन करेंगे, आई एम अनहैप्पी बिकॉज गठबंधन इज नॉट इंटैक्ट। आई एम अनहैप्पी बिकॉज Did Congress will take any action regarding this? That is something that we have to sit down and discuss. कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के बयान पर आपने अगर गौर किया हो तो कांग्रेस के प्रभारी कहते हैं कि कम से कम हमारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया। तो क्या कांग्रेस की स्थिति यह है कि उसके अपने विधायक क्रॉस वोटिंग न करें, इसी में वो खैर मनाती है? जो तेजस्वी यादव दिल्ली आकर बैठक में कांग्रेस के साथ होने की बात करते हैं, जो लेफ्ट कहता है कि बीजेपी को हराना है, वही दोनों दल राज्यसभा चुनाव में झारखंड में कांग्रेस को झटका दे देते हैं। सवाल उठता है, क्या एकता की बातें, हाथी का वो दांत इंडिया गठबंधन में है, जहां मजबूती और एकता दिखाने की और चुनाव के वक्त कुछ और नजर आती है? क्या 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस की एकता को अगला झटका उत्तर प्रदेश में लग सकता है, जहां 3 ओबीसी नेता दावा करते हैं अखिलेश यादव की पार्टी में बगावत होने वाली है, लेकिन राजनीति के बहुत से जानकार इसको केवल सियासी अटकल कहते हैं। ये तक कहकर खारिज करते हैं कि यूपी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जहां अखिलेश यादव ने कहा है कि उनके सांसद बहादुर हैं, तो बीजेपी के सामने टूटेंगे नहीं। इस पूरी खबर पर अलग अलग जगहों पर बहुत कुछ आपने पढ़ा, सुना, देखा होगा, लेकिन बगावत के दावे और हकीकत के बीच की सियासत से हम आपको एक एक करके खबरदार करेंगे।
साल 2012 पार्टी एक परिवार एक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 224 विधानसभा सीट जीती। अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। 5 साल बाद साल 2017 परिवार में फूट, चाचा शिवपाल साथ लेकिन फिर भी दूर। नतीजा समाजवादी पार्टी 47 सीट पर सिमट गई। 2018 में समाजवादी पार्टी में पहली बड़ी बगावत हुई। शिवपाल यादव अलग होकर अपनी पार्टी बनाते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी तब बीएसपी संग गठबंधन करके भी केवल 5 लोकसभा सीट जीत पाती है, जबकि फिरोजाबाद की घर की सीट पर शिवपाल यादव के अलग होकर लड़ने से समाजवादी पार्टी हार जाती है। अब पिछले 4 साल से परिवार फिर एकजुट है। 2024 के चुनाव में पार्टी परिवार ने संगठित होकर 37 सीट उत्तर प्रदेश में जीती, लेकिन अब 2027 के चुनाव से आने पहले समाजवादी पार्टी में टूट के दावे होने लगे। एक एक करके आज हम आपको पहले दावे सुनाएंगे। अखिलेश यादव की पार्टी में जल्द बगावत का दावा नंबर 1, 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार हैं। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। बगावत का दावा नंबर 2, चुनाव में हारने के डर से समाजवादी पार्टी के सांसद बीजेपी में आएंगे। देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर। समाजवादी पार्टी में बगावत पर दावा नंबर 3, 2 दर्जन सांसद विधायक संपर्क में हैं। उनके 2 दर्जन जो हिंदुत्व विचारधारा के जितने भी सांसद उनके लोग हमारे पास आते रहे। 2 दर्जन सांसद आपके पास आते रहे? 4 दर्जन सांसदों के लोग, पहले तो स्टेप में लोग ही आएंगे, सांसद तो बाद में फाइनल हो जाता, तब ने फोटो खिंच जाएगा, वायरल हो जाएगा। आपकी कितने सांसदों से बातचीत हुई है? हमारी बात हम तो मैक्सिमम ज्यादातर लोगों से बातचीत होती रहती है। दावा नंबर 4, समाजवादी पार्टी के सांसदों में असंतोष है। सपा में एक चीज तो है कि उनके सांसदों में असंतोष है कार्यप्रणाली का। अखिलेश यादव की पार्टी में जल्द बगावत पर दावा नंबर 5, समाजवादी पार्टी के पूर्वांचल के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। पूर्वांचल के कई सांसद, दलित सांसद, पिछड़े सांसद, ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, सिफारिश कर रहे हैं कि हमको ले लीजिए, हमको ले लीजिए, जिसका खुलासा माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा कि 20 से 25 सांसद तो उनके यहाँ संपर्क में हैं। दावा नंबर 6, समाजवादी पार्टी के साथ कोई नहीं रहना चाहता। आज समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है? सब जानते हैं कि जब सत्ता आएगी तब आप सबको दूर कर देंगे, जब सत्ता से बाहर रहेंगे तो कहेंगे सब साथ आ जाइए। तो दोहरा व्यवहार, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। एक उप मुख्यमंत्री, 3 मंत्री, एक पूर्व डिप्टी सीएम, कुल 5 लोग अभी ये दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूट सकते हैं, लेकिन क्या ये वाकई उत्तर प्रदेश में संभव है? जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए, और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं, वो चल सन्यासी मंदिर में। अब कुछ बातों पर गौर करिएगा। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले ज्यादातर सांसद अभिषेक बनर्जी के रवैये, बातचीत के तरीके, कार्यप्रणाली से नाराजगी जताते हैं। उद्धव ठाकरे के बागी सांसदों ने सूत्रों के अनुसार जो चिट्ठी स्पीकर को दी, इसमें विचारधारा से भटकने, कांग्रेस में विलय की सोचने वाले बयान को पार्टी छोड़ने के लिए जिम्मेदार बताते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है।
तो फिर किस आधार पर बीजेपी के बड़े नेता बगावत की आशंका जताने लगे? बयानों पर गौर करने पर हमने पाया कि इसके पीछे एक रणनीति है। रणनीति ममता उद्धव के बाद अखिलेश के खेमे में भगदड़ की आशंका दिखाने की, ताकि 2027 में आसानी हो। रणनीति पूर्वांचल से बगावत की बात कहकर समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की। लेकिन जानकार पूछते हैं कि कहीं टूटेंगे का दावा बार बार करने की वजह से अखिलेश यादव सहानुभूति तो नहीं पा जाएंगे? उत्तर प्रदेश की इन दो खबरों में क्या एक रिश्ता हो सकता है, जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में घेरती है, पूछती है कि राम का पैसा भी जो नहीं छोड़ रहे वो जनता को क्या छोड़ेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से तब समाजवादी पार्टी में बगावत की बू वाले दावे किए जाने लगते हैं। समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव दे चुकी है। समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद रखिए, जो हश्र टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है, उससे बुरा हश्र अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव के जीत से उत्साहित होकर लगातार ये कहते आए हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हराएंगे। अगर 2027 चुनाव तक अखिलेश यादव कमजोर नहीं हुए तो ये मुकाबला कांटे का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी और उनके सहयोगी दल पार्टियों के टूटते इस मौसम में इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कमजोर हो गई तो उन्हें 27 के चुनाव में हराना आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए के आह्वान की मदद की। पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग एक हो रहे हैं। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई लोग एक हो रहे हैं और आधी आबादी एक हो रही है। महंगाई के कारण, भ्रष्टाचार के कारण और भारतीय जनता पार्टी का काम करने की वजह से, गलत काम करने की वजह से सब एकजुट हो रहे हैं। यही ताकत जो 2024 में इनको हराया था, 2027 में और मिलकर के इनको हराने का काम करेंगे। टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं। अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। जैसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के जाएंगे। टूट के जा रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी समाजवादी पार्टी या यूं कहें अखिलेश यादव के साथ एक सियासी माइंड गेम खेल रही है। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के टूटने के बाद अब बीजेपी की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी को भी कमजोर और असहाय दिखाया जाए, और अगर पार्टी सचमुच कमजोर हुई या उसका मनोबल ऐसे प्रयासों से टूटा तो बीजेपी के लिए 27 आसान हो जाएगा। लेकिन क्या ये होगा, ये बड़ा सवाल है। इस माइंड गेम को आज आप समझ लें, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बगावत वाली खबर फैलाने के पीछे माइंड गेम नंबर 1, समाजवादी पार्टी की पिछड़े और दलित की ताकत में टूट का दावा करना। बगावत की इस पूरी खबर में ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले 3 जिन नेताओं ने समाजवादी पार्टी में टूट का दावा करना शुरू किया है, वो तीनों ओबीसी समाज से आते हैं, यानी केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और अब संजय निषाद। मैंने उनकी बात पहुंचा दी है, सांसदों की बात भाई उनकी बात पहुंचा दी भाई। अब वो पहुंचा दी, अभी दिल्ली शीर्ष नेतृत्व की बात पहुंचा दी कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं। आप कितने लोग हैं आपके विचारधारा? मैंने बताया 2000 से अधिक लोग हैं समाजवादी पार्टी के। हाँ, उनके लोग विधायक भी हैं, केवल सांसद? कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं, क्योंकि भाई आगे चुनाव। तो क्या अखिलेश यादव के पिछड़े दलित वोट, पिछड़े दलित नेता वाली 2024 की ताकत को बीजेपी और उससे जुड़े सहयोगी दल कमजोर करना चाहते हैं? जहां 37 में 19 सांसद ओबीसी समाजवादी पार्टी के जीते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में अगर कुल 17 दलित आरक्षित सीट हैं तो 8 दलित सांसद समाजवादी पार्टी के जीते हैं। क्या इसीलिए पिछड़े वर्ग के नेता ज्यादातर अखिलेश की पार्टी में टूटने का दावा करने लगे हैं? जितने भी दलित और पिछड़े हैं सब यादव से दुखी हैं। ये पीडीए की बात करते हैं और पिछड़ों को अपमानित करते हैं, ये दलित की बात करते हैं, दलित सांसदों को सम्मान नहीं देते हैं। तो ये नौजवान हैं और ये अपने सम्मान के भूखे लोग हैं कि हम सांसद बने तो हमें सांसद का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनको सांसद का सम्मान नहीं मिल रहा है। इस नाते पूर्वांचल के कई सांसद, दलित सांसद, पिछड़े सांसद, ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं।
सिफारिश कर रहे हैं कि हमको ले लीजिए, हमको ले लीजिए। राज जी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अब चुनाव आया है कि सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं। यही तो धंधा है इन लोगों का। बगावत वाली खबर फैलाने के पीछे दूसरा माइंड गेम समझिए। पूर्वांचल में मजबूत हुई समाजवादी पार्टी को टूट के नाम पर क्या कमजोर किया जाए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मजबूती हासिल की है। 2024 में अखिलेश यादव की 37 में से 15 सांसद पूर्वांचल से जीत कर आए। पूर्वांचल वो इलाका है जहां अखिलेश को बड़ी बढ़त 2022 से 2024 तक मिली। इस आंकड़े को आज आप समझिएगा। बीजेपी 2017 में 130 में से पूर्वांचल की 87 विधानसभा सीट जीतती है, लेकिन फिर 2022 में यह संख्या घटकर 64 हो जाती है, जबकि समाजवादी पार्टी 5 साल में 14 से 42 पहुंची। वहीं लोकसभा में 2014 में पूर्वांचल की 26 में से 23 सीट बीजेपी जीती, 2019 में यह संख्या 19 हुई और फिर 2024 में घटकर 9 पर आ जाती है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 लोकसभा चुनाव में एक सीट जीतकर 15 तक पहुंच जाती है। क्या इसीलिए पूर्वांचल में खासकर टूट की बात बीजेपी या उससे जुड़े सहयोगी दल के नेता करने लगे? पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो बोल तो रहे हैं कि सपा के बहुत हम हमदर्द हैं। अब देखिएगा वो भाजपा के साथ खड़े नजर आएंगे, तो कहीं न कहीं देखिए धुआं उठा है। अगर वो लिस्ट मिल गई और वो लिस्ट उन तक पहुंच गई और उन्होंने आप तक भी पहुंचा दिया, तो अब इसमें और आगे बचता क्या है? तो खुल्लम खुल्ला बयान दे रहे हैं कि आपके यहाँ असंतोष है। जब खुल्लम खुल्ला वो बता ही रहे हैं और हमारे दल के बारे में हमें नहीं पता है या कम पता है, उसके बारे में उनको ज्यादा पता है। राजभर साहब कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, कल क्या करेंगे, वक्त का इंतजार करिए। अब समाजवादी पार्टी का दावा है कि बीजेपी राम मंदिर चढ़ावा विवाद से ध्यान भटकाने में जुटी हुई है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। बगावत वाली खबर फैलाने के पीछे माइंड गेम नंबर 3, राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बदले क्या ध्यान भटकाया जा रहा है? धर्म का मतलब धन है और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी का मसला 7 जून से उठना शुरू हुआ। आज ट्रस्ट ने जिस तरह से डकैती की है, जिस तरह से रुपए गायब हुए, आभूषण गायब हुए, मुकुट गायब हुआ, कंगन गायब हुआ, हार गायब हुआ, तो कहीं न कहीं ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है। और ट्रस्ट ने जो ये लूट की, डकैती की, तो इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विश्वास को तोड़ा है, 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास को तोड़ा है। इसलिए मैं सबसे पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए इस ट्रस्ट को भंग कर दे। और जब मुख्यमंत्री के कहने पर एसआईटी की जांच होने लगी, तब इस बीच सवाल राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर खुद बीजेपी के ही भीतर से उठने लगे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात हो गई, तो उस पर तो कार्रवाई होना ही होना है। इतनी बड़ी घटना ये लोग अचानक नहीं कर सकते। विनय कटियार जी ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है और इसका परिणाम भी भोगा है, इसका परिणाम भी पार्टी ने भोगा है। आप देखिए, अयोध्या हार गए, अंबेडकर नगर हार गए, बस्ती हार गए, बाराबंकी हार गए, देवी पाटन में अब कैसे 3 सीटें मिली हैं आप जानते हैं, लेकिन 1 सीट हार गए। तो ये जो आम जन लोगों को अयोध्या से काट दिया गया। मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है। कहाँ से आया?
इसका निर्णय भगवान ही करेंगे निश्चित। इसी के बाद ये दावा किया जाने लगा कि हो सकता है राम मंदिर मामले से ध्यान भटकाने के लिए समाजवादी पार्टी में बगावत की बात कही जाने लगी, क्योंकि संत और बीजेपी के ही नेता मंदिर चढ़ावे में चोरी से नाराज हो रहे हैं। अब सबको खतरा हो गया है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी सबको जोड़ करके अब के सरकार बनाने जा रही है। इस तरह से अफवाहें उड़ा रहे हैं लोग। बगावत वाली खबर फैलाने के पीछे चौथा माइंड गेम, हिंदू वोट वाली अखिलेश की रणनीति की क्या काट खोजी जा रही है। परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जय परशुराम का नारा लगता है। परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। अखिलेश यादव खुद ज्येष्ठ महीने के मंगल पूजा करके भंडारे में शामिल होते रहे। मंदिर बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो गया है, उसके बाद हम भी दर्शन करेंगे और जैसा प्रभु करेंगे, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे हम लोग, उसमें क्या है। राम के रास्ते पर चलने की बात करते समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और उनके पार्टी दफ्तर में ब्राह्मण समाज के नेताओं की बैठक होती है और तभी बगावत की बात अखिलेश खेमे में करने वाले राजभर दावा करते हैं कि बागी बलिया से बगावत होगी। कहीं न कहीं तो आप एक बलिया की भी बात कर रहे हैं कि बलिया सा कोई भाई, कल ब्राह्मण सम्मेलन में जिस तरह नाराज होकर के बलिया के सांसद चले गए उठ के, आप सम्मान देने की बजाय जो अपमानित कर रहे हो बुला करके, तो क्या करेंगे? वहां से छोड़ करके नाराज होके गए ना, क्यों नाराज हुए? ब्राह्मण सम्मेलन 5 अगस्त की तैयारी के लिए हुआ था। 5 अगस्त जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, छोटे लोहिया जी का, उसके तैयारी के लिए हुआ था और किसने सम्मान नहीं किया। हमारे जो ब्राह्मण प्रदेश से आए थे वो गदगद होकर गए हैं कि समाजवादी पार्टी उनके डीएनए में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण है, केवल दिखाने के दांत और है और खाने का और है। इनको कोई भरोसा नहीं करे। माइंड गेम की इस लड़ाई में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में खींचतान जारी है। देखना यह है कि वाकई बगावत आगे बढ़ी हो सकती है या फिर 400 पार के नारे की तरह बगावत की बातें उल्टी पड़ेंगी। उद्धव गुट में बगावत की अटकलों पर मुहर लगती दिख रही है। सुबह दिल्ली में शिवसेना यूबीटी की संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें 9 में से केवल 3 लोकसभा सांसद पहुंचे। दावा है कि इन सांसदों ने शिंदे की पार्टी में शामिल होने की बात कही है। तो क्या उद्धव के पास 3 सांसद बचेंगे? शिंदे के सांसद 13 हो जाएंगे। अब शिवसेना यूबीटी ने बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों से जवाब मांगा है। वहीं संजय राउत गैर हाजिर सांसदों के लिए लगातार दूसरे दिन अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या देख लेंगे, जो आएंगे हमारे बेईमान सरकार। टूट की अटकलों के बीच पुरानी संसद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने संसदीय दल की बैठक बुलाई, जिसमें पहुंचते हुए संजय राउत के इस बयान और उनके हाव भाव ने जो कुछ दिखाया उस पर इस तस्वीर ने मुहर लगा दी। अरविंद सावंत, राजा भाऊ वाजे और अनिल देसाई ही इस बैठक में पहुंचे। बताया जा रहा है कि सभी को संपर्क किया गया था, किस माध्यम से संपर्क किया गया था? क्या अभी जिन्होंने संपर्क किया था उनसे बात कीजिए आप। मैंने किसी मेरे संपर्क में कोई नहीं है। मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं पार्टी के संपर्क में हूँ, नेतृत्व के संपर्क में हूँ। वो जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। जो बैठक है उसमें आप जा रहे हैं? हाँ, मैं जा रहा हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। और मुझे बाकी के लोगों के बारे में कुछ मालूम। इनसे कोई संपर्क हुआ? मेरा कुछ संपर्क नहीं हुआ, मैं किसी के साथ बात किया नहीं हूँ। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों की गैर हाजिरी ने बगावत की खबरों पर औपचारिक मुहर लगा दी, क्योंकि बैठक के लिए शिवसेना यूबीटी के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने व्हिप जारी कर सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा, लेकिन 9 में से 6 लोकसभा सांसद नहीं आए। संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, ओम राजे निम्बालकर, भाऊ साहब बागचौरी और संजय जाधव अरविंद सावंत की बुलाई गई ग्रुप लीडर्स की बैठक से गायब हो गए। जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी हित का उल्लंघन है। एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है
तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको सौंपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। 4 साल बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एक बार फिर टूट हो गई। ऑपरेशन टाइगर को अंजाम देने का काम 16 जून से शुरू होता है, जब नागेश पाटिल आधी रात 1:30 बजे प्राइवेट जेट से नांदेड़ से दिल्ली आते हैं। इसी दिन नांदेड़ से ही संजय देशमुख और संजय जाधव भी अलग अलग निजी विमान से दिल्ली पहुंचे। भाऊ साहब वागचूरे हैदराबाद से दिल्ली पहुंचे। जानकारी के मुताबिक संजय दीना पाटिल और विधायक प्रताप सरनायक भी 16 जून की रात को ही दिल्ली पहुंचते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई से 17 जून की सुबह करीब 3 बजे दिल्ली आ जाते हैं। सूत्र बताते हैं कि ओमराजे निम्बालकर और श्रीकांत शिंदे पुणे से दिल्ली पहुंचे और सुबह करीब 4:30 बजे राजधानी में मौजूद थे। दिल्ली पहुंचने के बाद बागी सांसदों को नोएडा के एक होटल में ठहराया गया। 17 जून की सुबह घटनाक्रम ने तेजी पकड़ी। सूत्र कहते हैं कि सुबह 7 बजे श्रीकांत शिंदे और ओमराजे निम्बालकर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इसके बाद 17 जून की सुबह 10:20 पर ओमराजे निम्बालकर समेत 5 दूसरे सांसदों ने भी स्पीकर से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार यूबीटी के 6 सांसदों ने हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा है। इस प्रस्ताव में इन बागी सांसदों ने ये कहा है कि पार्टी मूल विचारधारा से भटक गई है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता यूबीटी का विलय कांग्रेस में कराना चाहते हैं, इसीलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं और एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। स्पीकर से मुलाकात के बाद उद्धव के ये बागी सांसद अलग अलग जगहों के लिए रवाना हो गए। सूत्र कहते हैं कि नागेश अष्टिकर चेन्नई होते हुए तिरुपति दर्शन के लिए गए। भाऊ साहब वागचूरे वाराणसी चले गए। संजय देशमुख और संजय जाधव अयोध्या पहुंचे, जबकि संजय दीना पाटिल मुंबई और ओमराजे निम्बालकर पुणे चले गए। सूत्रों के मुताबिक यूबीटी ग्रुप के 6 बागी सांसद 20 जून को एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद वो सार्वजनिक तौर पर ये बताएंगे कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है और स्पीकर ओम बिरला से मिलकर उन्होंने क्या मांग की है। आज हमने एक मीटिंग जो हमारी थी पार्लियामेंट्री दल की, उसमें हमारे लोकसभा के 3 सांसद आए थे, राजाभाऊ वाझे, अनिल देसाई, अरविंद सावंत और बाकी के लोग आए नहीं है। हमने उनको तो पहले शोकाज नोटिस दी है, 7 दिन का उनको जवाब के लिए टाइम दिया है। बाद में देख लेंगे, अभी वो प्रोसेस शुरू हो गया, हम उनको डिस्क्वालीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। सामना संपादकीय में छपे एक लेख में कहा गया था कि शिवसेना के कुछ सांसद पार्टी से अलग होकर नया गुट बना सकते हैं। इसी कयास पर विराम लगाने के लिए सभी सांसदों की बैठक दिल्ली में बुलाई गई, लेकिन बागियों ने बैठक में शामिल न होकर अपनी बगावत का संदेश पहुंचा दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सांसदों की बगावत की खबरें आने के साथ ही पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी चर्चा में हैं, जो लगातार बागी सांसदों को गद्दार और बेईमान बता रहे हैं। वहीं बागी सांसद संजय राउत के एक बयान का हवाला देकर दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है और कुछ सीनियर नेता शिवसेना यूबीटी का कांग्रेस में विलय कराना चाहते हैं। कि कांग्रेस पार्टी से जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। कहा जाता है कि बिना मांगे दी गई सलाह अक्सर उल्टी पड़ जाती है। संजय राउत के साथ भी क्या यही हो रहा है, जिनके इस बयान को शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों ने बगावत की दलील बना दी। सभी सांसद विधायकों को ये लगाऊंगा कि भाई संजय राउत, उद्धव जी, हम कांग्रेस को में ना लेके जाए, पार्टी ना उधर जाके मर्ज करे, इसीलिए ये लोगों में मुझे लगता है कि असंतोष है। तो क्या इसीलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों की आधिकारिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए जो अलग से हाजिरी रजिस्टर तैयार किया गया, उसमें सिर्फ 3 ही सांसदों की उपस्थिति दर्ज हो पाई?
पहले लोकसभा का प्रोसेस पूरा होने दो, बाद में आप जाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये लड़ाई आप संसद में भी चलेगी, कोर्ट में भी चलेगी और सड़क पर भी चलेगी। और सड़क पर की लड़ाई शुरू हो गई है। मुंबई महाराष्ट्र में आप देखिए तो सभी जो गद्दार लोग हैं बेईमान, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पूरा ताम झाम। अब भारत की फौज भी लेके आइए, भारत की फौज को उतारिए। यही बाकी है गद्दारों की रक्षा के लिए। शिवसेना यूबीटी में बगावत से संजय राउत आग बबूला है और लगातार बागी सांसदों पर तीखे हमले करते हुए, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए खुलेआम धमकी दे रहे हैं। उनको घर में रहना मुश्किल होगा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा। इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी, इतना शिंदे को भी और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में गंदगी बढ़ाई है, खास करके महाराष्ट्र में, तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। साल 2022 में जब एकनाथ शिंदे 40 विधायक तोड़कर चले गए, तब भी संजय राउत बागियों को धमकाते हुए सुने गए थे, लेकिन इसका कभी कोई असर नहीं हुआ। हे जे 40 लोक तिकडे ते आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला असेल आणि प्रकाश सुरेने ते येऊनच दाखवा, माझं चॅलेंज आहे। शिवसेना यूबीटी के लिए सांसदों की बगावत शर्मिंदगी की बात इसलिए भी है क्योंकि कुछ दिन पहले तक संजय राउत तृणमूल कांग्रेस में बगावत पर तंज कसते हुए सुने जा रहे थे। तभी हमारे जो मित्र है तृणमूल कांग्रेस के सब और हम पर हंसते थे और बोलते थे, अरे कैसा भाग के गए तुम्हारे एमपी मिली, तुमने रोका नहीं क्या? तुमने रोका क्या? जब मिलते थे तो हमको बहुत मार्गदर्शन करते थे। अरे कैसा हो गया, इतने ढीले कैसे छोड़ दिए, कैसे भाग गए, तुम लोग क्या करते थे? अभी मैं पूछता हूं, तुम लोग क्या करते थे? बाला साहब ठाकरे के रहते शिवसेना में पहली बार साल 1991 में बगावत हुई थी, जब छगन भुजबल ने 17 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ी थी। भुजबल ने बाला साहब ठाकरे की कार्यशैली और पार्टी में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए विद्रोह किया था। लेकिन साल 2003 में उद्धव ठाकरे के शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी 4 बार टूट चुकी है। 2005 में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने उद्धव को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाने का विरोध किया और पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। दूसरा विद्रोह 2006 में हुआ, जब चचेरे भाई राज ठाकरे अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना लेते हैं। असली झटका जून 2022 में लगा, जब एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ बगावत की। इस विद्रोह से उद्धव का सीएम पद, पार्टी का नाम, चुनाव निशान तक छिन गया और अब पार्टी के 9 में से 6 सांसद विद्रोह कर चुके हैं, जिसके लिए पुराने शिवसैनिक सत्ता के लिए उद्धव का विचारधारा से समझौता करना मानते हैं। जो कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ हम 30-30 सालों से लड़ रहे थे, जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते थे कि उनके साथ में जाके वो मुख्यमंत्री वहां पर बने, तो मैं बोलता हूं कि तभी से ही जो कट्टर शिवसैनिक है, जो कट्टर बाला साहब की विचारधारा को मानने वाले हैं, वो लोगों के दिल में असंतोष था कि भाई ये ठीक नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके करीबी नेता पहले विधायक और अब सांसदों के विद्रोह को डर और लालच से जोड़ते हैं। संजय राउत का दावा है कि उनके सांसदों को बगावत करने के लिए 50 करोड़ रुपए देने का वायदा किया गया। जहाँ जाना है वहाँ जाने दे, डर डर के वो भागते रहेंगे, घूमते रहेंगे। सबके घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हाँ, जहाँ जहाँ उनकी प्रॉपर्टी है, और कल वापस 5-5 करोड़ मिले हैं तो वो पैसे को भी सिक्योरिटी दी है, लगता है मुझे। लालच दे के कोई अपना पॉलिटिकल करियर दाव पे नहीं लगाता। ये सब अफवाहें हैं और ये उभाटा के तरफ से ही मीडिया तक वहां पर उछाली जाती है। इसी साल की शुरुआत में ठाकरे परिवार को बीएमसी चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। इस एक हार से 30 साल का वर्चस्व टूट गया। उधर एकनाथ शिंदे की बगावत के 4 साल भी पूरे नहीं हुए। अब उद्धव की पार्टी के 2/3 सांसद अलग हो रहे हैं।
और अब बात अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की, जो तय समय से एक दिन पहले ही हो गया। इस डील से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा, लेकिन ईरान को लेकर जो समझौता हुआ है उसमें जिस तरह इजरायल के हितों की अनदेखी की गई, वो अमेरिका को लेकर खबरदार करने के लिए काफी है। इस तस्वीर को देखकर दुनिया को राहत मिली जब अमेरिका और ईरान की तरफ से जंग खत्म करने के समझौते के मसौदे पर दस्तखत किए जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बुधवार देर रात डिजिटल हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ही समझौता लागू हो गया। ईरान के साथ समझौता करने से पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उनकी तारीफों की झड़ी लगा दी। I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. 16 महीनों बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्तों में आई खटास को कम करने की भरसक कोशिश की। इसी कोशिश में ट्रंप ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। But you know what? President Trump, the defense relationship between India and the United States. Sorry, I'm speaking. I won't. That's okay. Can you speak to the defense relationship between India and the United States? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract. You'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. तो ट्रंप ने वादा किया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। ट्रंप ये कहकर सबको चौंका देते हैं, लेकिन सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस भरोसे में कितना दम है, क्योंकि ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इजराइल की अनदेखी की है, वो अमेरिका से रिश्तों को लेकर खबरदार करता है। We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true. फ्रांस में ट्रंप की पीस डील पर साइन करने के बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने जिस समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत किए, उसमें 9वां पॉइंट अमेरिका पर भरोसे का संकट बढ़ाता है। समझौते के मसौदे में अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी देशों के बीच सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और स्थायी रूप से बंद करने की बात कही गई है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका के लिए यह मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप को चिंता थी कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई शांति समझौते को कमजोर कर सकती है, इसीलिए इसे इजराइल के खिलाफ माना जा रहा है। इजराइल पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका ईरान बातचीत में लेबनान को लेकर हुई किसी भी सहमति को नहीं मानेगा, लेकिन ट्रंप इजराइल की सुनने को तैयार नहीं दिखते। Angry, I guess. I'm allowed to get angry when I watch the Democrats. They talk about it all the time. We had this deal done. You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away. तो ट्रंप ये कहकर इजराइल पर एहसान जताते हैं कि अगर वो ना होते तो इजराइल का नामो निशान मिट जाता। कुल मिलाकर ईरान से सीधी टक्कर लेने वाला इजराइल खुद को अकेला पा रहा है। What the president is saying is that right now they won't call. Okay, so they would like Israel to be less aggressive. Now we are ready, as I said, to engage in a diplomatic process, but we will not renounce our right for self-defense. And we are going to continue operation in South Lebanon, and if we are attacked, we are going to retaliate. नहीं तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर इजराइल पर हमला होता है हिजबुल्लाह की तरफ से, तो क्या इजराइल पलटवार करेगा या इस एमओयू की वजह से टोटल सीजफायर होगा हर मोर्चे पर? We will defend ourselves, and our prime minister has stated that, our defense minister has stated that Israel will defend itself if attacked by Hezbollah. इजराइल भले ही कहे कि वो लेबनान में किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन हकीकत यह कि पिछले रविवार को जिस समझौते का ऐलान ट्रंप ने किया, दावा है कि उसने इजराइल और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अचंभित कर दिया, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में इजरायली अधिकारियों के हवाले से मंगलवार तक दावा किया गया है कि इजराइल को अब तक समझौते का ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया। हालांकि ट्रंप ने इस समझौते पर साइन करने से पहले इसकी एक कॉपी नेतन्याहू को भेजने की बात कही, लेकिन इसने दिखा दिया कि अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त को ईरान से समझौता करने के चक्कर में अकेला छोड़ दिया। Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining
a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon. ईरान से समझौता करने के लिए ट्रंप पर घरेलू सियासी वजहों से भारी दबाव था। इसी बात का ईरान ने फायदा उठाया और अमेरिका से अपने मिसाइल कार्यक्रम पर छूट हासिल कर ली। No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. इजराइल ने 28 फरवरी को अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो तेहरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना उसके लिए मुख्य मकसदों में शामिल था। इजराइल ने हमेशा कहा कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम का इस्तेमाल ढाल की तरह कर रहा है ताकि उसे परमाणु हथियार बनाने से न रोका जा सके। लेकिन ट्रंप ने इजराइल की सुरक्षा से जुड़े इतने अहम मुद्दे की भी समझौता करने की वजह से अनदेखी कर दी। And it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing. अमेरिका और ईरान में जो समझौता होने जा रहा है उससे ईरान मालामाल होगा, उसके प्रतिबंध हटेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचेगा, कमाई करेगा और इस पैसे का इस्तेमाल अपने मिसाइल कार्यक्रम को खतरनाक करने में लगाएगा ताकि भविष्य में किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अब आप ही सोचिए कि ये काम करने वाले ट्रंप का भारत को किया वायदा कितना भरोसे लायक है, क्योंकि ईरान से होने वाला समझौता बताता है अमेरिका अपने फायदे के लिए इजराइल जैसे सबसे करीबी देश के हितों की भी अनदेखी कर सकता है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने बयानबाजी को बदलने के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार उन्होंने सबसे बड़ा धोखा मिडिल ईस्ट में अपने सबसे मजबूत स्ट्रैटेजिक पार्टनर यानी इजराइल को ही दे दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस जंग से निकलने की एक विंडो तलाश रहे थे और जब ईरान के साथ उनकी सहमति बन गई तो उन्होंने इजराइल को बिना कॉन्फ्रेंस में लिए ही MOU साइन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि अगर वो इजराइल का साथ लंबे समय तक देते तो न सिर्फ उनके देश में उनकी नीतियों को लेकर जो मुखालफत हो रही थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका धीरे धीरे कर साथ छोड़ रहे थे। यहाँ तक कि नाटो के देश भी लगातार उन पर सवाल खड़े कर रहे थे और इन्हीं मजबूरियों के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को कॉन्फ्रेंस में ही नहीं लिया। आप सुनते होंगे कि हर राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करिए, तुरंत निवारण होगा। पर मध्य प्रदेश गजब, जहां जनता की शिकायत को सुलझाने के लिए बनी सीएम हेल्पलाइन को पुलिस वालों ने अपनी रैंकिंग चमकाने का हथियार बना लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ। पहले ये आपने कोई शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन पे? काय की शिकायत थी? अच्छा, अकाउंट फ्रीज हो चुका है, कोई उस पर रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, चलो मैं देख पाता हूँ, है ना। आपका डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी और सब परिवार में ठीक है, मदद करेंगे आपकी, है ना। मैं सडनली देख रहा हूँ कि कंप्लेंट पे कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक बार फिर सीएम हेल्पलाइन को लेकर खबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायत के दम पर कुछ पुलिस वाले चेहरा और रैंकिंग चमकाने में जुटे। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज से, सवाल मऊगंज की पुलिस पर। जवाब के लिए सीएम हेल्पलाइन में दर्ज इन शिकायतों का स्क्रीनशॉट आज देखिए। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत हुई कि मऊगंज थाने में उसके भाई को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से एक और शिकायत हुई। पुलिस से पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम हैप्पी हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत हुई, मऊगंज थाने में उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम संतुष्ट, शिकायत बंद। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत होती है कि पुलिस परेशान कर रही है, थाने में बुलाकर मारपीट कर रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से हैप्पी, शिकायत बंद। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत कि उसकी बेटी गुम हो गई, मऊगंज थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट, शिकायत बंद हो गई। दावा है कि मऊगंज पुलिस ही सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत का खेल खेलती है, जहां दावा है 21 मोबाइल नंबर से 233 झूठी शिकायत खुद ही दर्ज करा के आनंद फानन में उनका समाधान भी दिखा दिया ताकि लगे वाह क्या पुलिस है। आगे सुनिए, ये अंकित चौरसिया है,
इनके नाम से फर्जी शिकायत दर्ज करा दी कि 20 साल की बेटी गायब है, जबकि अंकित की तो शादी तक नहीं हुई। क्या आपने शिकायत की? नहीं, एक शिकायत ऐसी भी है कि आपकी 20 वर्ष की बच्ची स्कूल गई थी और गुम हो गई है। मेरी शादी ही नहीं हुई। तो वो शिकायत फर्जी है? मिनट मिनट में ऐसी फर्जी शिकायतें खुद ही मऊगंज की पुलिस दर्ज कराती रही। लगा कि गजब का खेल है, जहां मऊगंज थाना प्रभारी को फिलहाल तबादला करके हटाया गया और दूसरे कांस्टेबल को लाइन हाजिर करके जांच जारी है। व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं, उसकी जांच की गई थी, जिसमें प्रधान आरक्षक को दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया। जनता की आवाज सुनने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन यदि सरकारी रिकॉर्ड चमकाने का जरिया बन जाए तो सवाल पूरे सिस्टम पर खड़े होंगे। मऊगंज का यह कथित फर्जीवाड़ा बता रहा है कि कैसे रैंकिंग और आंकड़ों की होड़ में जनता के भरोसे को दांव पर लगाया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि इस खेल से जुड़े बड़े चेहरे कभी बेनकाब होंगे या फिर एक मोहरे की कुर्बानी देकर बाकी पूरी कहानी को फाइलों में दबा दिया जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें आज तक पर जारी रहेंगी।